वाई आर चिल्ड्रन नॉट लर्निंग, बच्चे क्यों सीख नहीं रहे। यह लेखक एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है, यानी आईएएस अधिकारी जिसकी आप तैयारी करें, उन्होंने लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि वो सर्व शिक्षा अभियान जो हमने शुरू किया 2001 में, उसकी जो रूपरेखा बनाई गई थी, सर्व शिक्षा अभियान को डिजाइन करने वाली जो टीम थी, उस टीम के यह एक सदस्य थे। इसलिए इस टॉपिक पर हमें बड़े अच्छे से जाना है और उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में अच्छा काम किया है। और इसी बात को अब हम लोग आगे विस्तार से, यानी उनके अनुभवों को यहां पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। अब आप कहेंगे सर यहां GS1 सोसाइटी क्यों लगा है? भाई देखो, मैंने साफ साफ है, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू, यानी गरीबी और विकासात्मक विषय। बगैर शिक्षा के सिंपल आपको हर एक टॉपिक में चेप ही देना, बगैर शिक्षा के हम निर्धनता या बगैर शिक्षा के हम, स्वाभाविक है, जनसंख्या की वृद्धि को रोक नहीं सकते हैं। तो शिक्षा हर जगह महत्वपूर्ण है और न्यू है, प्राइमरी एजुकेशन फाउंडेशन है, प्राइमरी एजुकेशन तो वो आएगा ही आएगा। जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस देख सकते हैं, शिक्षा। और इसी शिक्षा पर प्रश्न आपसे पूछा था, मेरे ख्याल से मिसिंग हो गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा था 2016 में। मैं 1 मिनट अगर आपके सामने उस प्रश्न को रख दूं, क्योंकि अनसॉल्व्ड है मेरे पास, देख रहे हो आप। इस उम्र में भी आके आप लोगों के लिए, मतलब मैं कितना अवेयर रहता हूं, बस ये बताना चाह रहा हूं कि हर चीज लेके बैठता हूं। अब आप लोग सोचो कि आपको कितना, मतलब आपको हल्के में कुछ लेना ही नहीं, क्योंकि कंपटीशन बड़ा भयंकर रूप से टफ है। इसको अगर हल्के में लिए तो आप गए। प्रश्न पूछा था 2016, इसी यूनिट से 2016 में प्रश्न पूछा था, उसको मैं आपके सामने रखता हूं, पढ़ के सुनाता हूं, जरा देखिएगा। प्रोफेसर अमृत सेन ने उनकी कैपेबिलिटी अप्रोच में, सोचो जो क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन 2016 वाला उनकी कैपेबिलिटी अप्रोच पे आ रहा है। प्रोफेसर अमृत सेन ने प्राथमिक शिक्षा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधारों की वकालत की। क्यों की है? क्योंकि उनको पता है कि अगर एक देश को मजबूत देश बनाना है, कल्याणकारी, यानी जो राज्य का कल्याणकारी कर्तव्य है, अगर उसके साथ आगे बढ़ाना है, तो ऑब्वियस एजुकेशन और हेल्थ एक बहुत बड़ा फैक्टर होंगे। तो प्रोफेसर अमृत सेन ने प्राथमिक शिक्षा, अभी मैं स्वास्थ्य हटा रहा हूं, तो प्रोफेसर अमृत सेन ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों की वकालत की है। अब वो कह रहे हैं भाई प्राथमिक शिक्षा की स्थिति, यूपीएससी आपसे पूछ रहा है, और अगर उसकी स्थिति खराब है तो कार्य निष्पादन में सुधार हेतु आपके क्या सुझाव, जरा ध्यान से देखिए। क्या है कि कह रहा है कि अमृत सेन साहब का स्टेटमेंट दिया कि वो कह रहे हैं कि प्राइमरी एजुकेशन पर हमें फोकस करना चाहिए। अब जरा इस प्रश्न को देखिए, साफ कहा जा रहा है कि चुनौतियां क्या है, यही आपसे पूछा है यहीं पर। स्थिति बताइए, तो ऑब्वियसली आप चुनौतियां बताएंगे डेटा के आधार पर, और फिर कह रहा समाधान क्या होगा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि कार्य निष्पादन, यानी प्राइमरी एजुकेशन को कैसे बेहतर किया जाए, उसके बारे में सुझाव दीजिए। तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक है। और हम पूरा टॉपिक वही करने जा रहे हैं, ठीक है। बस इसमें एडिशनल केवल एक ही है जो आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि भारत में प्राथमिक शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती सीखने के परिणाम, ये एकदम पकड़ लीजिएगा। जबकि अमृत सेन ने कहा केवल प्राथमिक शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधार ही भारत को सच्चे विकास के साथ जोड़ सकते हैं। सीखने का परिणाम, आज मैं आपको बताता हूं एक छोटी सी बात, और ये इसलिए जरूरी है सीखने का परिणाम। जैसे आज मैं इतिहास पढ़ा रहा था, वैकल्पिक विषय, और ध्यान से समझिए, सीखने के परिणाम को ही मैं यहां पर आगे बढ़ा रहा हूं। तो मैंने केवल 5 पॉइंट लिखे कि अंग्रेज फ्रांसीसियों के मुकाबले क्यों आगे निकल गए, यानी अंग्रेजों की फ्रांसीसियों के विरुद्ध सफलता के क्या कारण थे, ध्यान से समझिए। और मैंने 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट लिख दिए, ठीक है ना, क्लियर है। जिसमें से एक पॉइंट मैंने लिखा, ध्यान से समझिएगा, कि दोनों की कंपनियों, सीखने का मैं आउटकम बता रहा हूं कि लर्निंग आउटकम निकलता कैसे, और बच्चों को मना कर रखा है कि कोई ना किताब खरीदना है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि और ना ही किसी का नोट्स देखना, ना मैं तुम्हें नोट्स उस लेवल पर दूंगा जैसा कि पूरा लाभ दिया जाता है। अब मैंने एक पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं, और जिनका भी हिस्ट्री ऑप्शन होगा एक बार आप निकालिएगा, लर्निंग आउटकम का मतलब क्या है। अब मैंने यहां पर बताया पहला पॉइंट कि दोनों, पहला पॉइंट था कि मतलब दोनों कंपनियों का यूरोप में इंटरेस्ट, तो वो तो एक अलग पॉइंट हो गया कि फ्रांसीसी कंपनी का यूरोप में इंटरेस्ट अधिक था, ठीक है। वो इटली से, बेल्जियम से, उन सबसे उलझ गया था, जबकि जो ब्रिटेन था उसको फ्रांस, यूरोप में केवल शक्ति संतुलन मेंटेन करना था, उसके लिए केवल एकमात्र लक्ष्य था उपनिवेशों का विस्तार, यानी अपने ढेर सारे उपनिवेश बनाना। तो स्वाभाविक है लक्ष्यों में अंतर था, पहला वो तो अलग हो गया। मैंने यहां लिखा कि दोनों कंपनियों की प्रकृति में अंतर, पॉइंट को पकड़िएगा, प्रकृति में अंतर लिखा, यानी दोनों के गठन की प्रकृति में अंतर था, यानी दोनों का गठन एक सरकारी एक निजी। अब ये तो आपको भी पता होगा, आप कहीं सर इसमें आप क्या ही बता रहे हैं, फिर मैं बताता हूं। फिर मैंने एक पॉइंट लिखा कि ऑब्वियस बंगाल का बेस वो पुडुचेरी में ढूंढ रहे थे। फिर इसके बाद लिखा नौसेना, और बाकी और भी पॉइंट लिखे। उसके बाद तुरंत मैंने क्या किया, ये तीनों पॉइंट लिख करके जैसे हल्का सा समझाया, मैंने 3 क्वेश्चन ओपन किए, बच्चे PYQs आप भी जाकर के चेक करिए। 3 क्वेश्चन आए हुए हैं इन्हीं 5 से 6 पॉइंट से, मैंने बच्चों को समझाया। उसके बाद जब मैंने निकाला, उसमें लिखा हुआ था बड़ी सी लाइन में, मतलब 3-4 पंक्तियों का क्वेश्चन था, ऑप्शनल था, कि और जिसकी समरी यही थी कि अंग्रेज इसीलिए जीते क्योंकि दोनों की कंपनियों की संरचना में अंतर था, और सबसे बड़ा अंतर था डिसीजन मेकिंग में, निर्णय लेने में। तो अंग्रेजों को निर्णय लेने में स्वतंत्रता थी, और चूंकि फ्रांसीसी कंपनी सरकारी कंपनी थी, इसलिए उसको निर्णय लेने में स्वतंत्रता नहीं थी। तो इतना बड़ा प्रश्न, 3 से 4 पंक्तियों का प्रश्न, एक छोटे से कॉन्सेप्ट से 3-4 पॉइंट मैंने लिखा था। एक मैंने डायग्राम बनाया, इधर ध्यान से समझिए, इधर लिख दिया गठन या स्वरूप, मैंने लिखा फ्रांसीसी कंपनी का, इधर लिख दिया ईस्ट इंडिया कंपनी का, 4-4, 5-5 पॉइंट, और बच्चों से कहा क्या आप आंसर लिख पाओगे ये इतना बड़ा क्वेश्चन। बच्चों ने कहा हम लिख लेंगे, और उन्होंने लिख करके भेज दिया। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, लर्निंग आउटकम का मतलब होता है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको यूज कर सके। असली एजुकेशन यही,
बहुत इंपॉर्टेंट बात, यानी अगर प्राइमरी एजुकेशन है और कोई बच्चा ड्रॉप आउट हो जाता है 6 के बाद अपने घर की परिस्थितियों के कारण, उसकी उम्र 12 वर्ष हो चुकी है, उसने जो क्लास 6 तक पढ़ा है वहां पर कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर वो कोई काम कर रहा है तो वो काम वो बेहतर करे, जिससे उसका मालिक खुश होकर के, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो सब भाई ऑब्वियस आपको अपने मालिक को खुश करना होता है, तो आप उसको खुश करके 100 रुपए की बजाय 300 रुपए की मजदूरी प्राप्त कर सके। इन विषयों पर फोकस करने की आवश्यकता। मैं नहीं कह रहा हूं कि मजदूरी कराइए, लेकिन मैं क्या कहना चाहूं, मान लीजिए पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उसकी शिक्षा ड्रॉप होती है, तब इस प्रकार से करिए कि 100 वाला 300 कमाए, 300 वाला 1000 कमाए, 1000 वाला 1500 कमाए, 1500 वाला 5000 कमाए। इसको बोलते हैं लर्निंग आउटकम। तो पढ़ाइए ऐसा, और कैसे पढ़ाना कैसे सिखाना वो सारी बातें हम विस्तार से करेंगे। तो मेरे बच्चों स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 4 एथिक्स में आते हैं। अब यहां पर मैंने क्यों हस्तक्षेप किया, यानी जीएस पेपर 4 एथिक्स में प्राइमरी एजुकेशन को लेकर के देखिए लिखा हुआ है, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग वैल्यू, यानी जो मानवीय मूल्य होते हैं उनके विकास में, यानी सेवा, त्याग, परोपकार, ये सब जो मूल्य हैं जिन्हें हम मानवीय मूल्य कहते हैं, जो मानव होने की सबसे बड़ी पहचान है, तो इन मानवीय मूल्यों के विकास में शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि मानवीय मूल्यों के विकास में ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं जो शब्द और अक्षर जो पढ़ा रही हैं उसके द्वारा बेहतर लर्निंग आउटकम नहीं दे पा रही हैं, क्या ऐसी संस्थाएं इस प्रकार के मानवीय मूल्यों को इनकलकेट कर पाएंगी किसी भी बच्चे में? आपका उत्तर होगा नहीं। तो इसका मतलब एथिक्स के प्रश्न अगर यहां से पूछे जाते हैं तो आप ये पॉइंट जरूर लिखिएगा कि अगर हम असर की रिपोर्ट को देखें तो ऐसी परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि अभी तो लर्निंग आउटकम का ही संकट है भारतीय शिक्षा पद्धति, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा पद्धति के समक्ष जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे में हम उनकी भूमिका मूल्य विकसित करने में किस प्रकार सुनिश्चित कर सकते हैं, यह एक विचारणीय बिंदु है। लिख करके छोड़ दीजिए। किसने कहा कि आपने आलोचना करी, आपने बता दी भाई एक विचारणीय बिंदु है। 2020 में इसी यूनिट से क्वेश्चन आया, शिक्षा एक निषेधाज्ञा नहीं है, एजुकेशन इज नॉट एन इंजंक्शन। इसका मतलब होता है बोझ नहीं है, एक आदेश नहीं है, ऐसा इसको और समझे, एक आदेश नहीं कि तुम्हें शिक्षा लेनी है और तुम्हें शिक्षा देनी है, एक लेने वाला एक देने वाला, देने वाला अध्यापक, लेने वाला स्टूडेंट। ये कोई लेन देन का संबंध नहीं है कि हम कुछ दिया गया है, कुछ पाठ्यक्रम वो आपको दे रहे हैं, यानी पाठ्यक्रम में जो लिखा हुआ है हम वो आपको दे रहे हैं, शिक्षा केवल इतना नहीं है। अब आइए जरा देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है। फिर क्या है शिक्षा? यह व्यक्ति के समग्र विकास और सामाजिक बदलाव के लिए एक प्रभावी और व्यापक साधन है। इट इज एन इफेक्टिव एंड परवेसिव टूल। ये साधन है। साध्य क्या है? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी किसी व्यक्ति का संपूर्ण विकास और सामाजिक रूपांतरण। सामाजिक रूपांतरण यानी अच्छे नागरिकों को तैयार करना, जो अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे इंजीनियर बने, अच्छे अध्यापक बने, अच्छे ब्यूरोक्रेट बने। तो ये इसका साधन है। यहां पर यह पूछा गया है और कह रहा है कि इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का परीक्षण कीजिए। मतलब कि क्या इन लक्ष्यों के साथ, यानी व्यक्ति के समग्र विकास के साथ और सामाजिक बदलाव के लिए नई शिक्षा नीति आगे बढ़ती है? क्या इसमें इस प्रकार की व्यवस्था है कि ये दोनों लक्ष्य हम प्राप्त कर पाएंगे? आपको यह भी सिखाने जा रहा हूं कि क्या हम यह लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे नई शिक्षा नीति के द्वारा। बहुत अच्छे पॉइंट है। जी हां, नई शिक्षा नीति व्यक्ति के समग्र विकास और सामाजिक बदलाव के एक प्रभावी और व्यापक साधन के लक्ष्य को अपने अंतर्गत धारण करती है। कैसे? आगे विस्तार से सिखाऊं। और आप देख सकते हैं इथिक्स में, यार ये क्वेश्चन इथिक्स में आ गया। कुछ नहीं पता यूपीएससी कौन पेपर 1, कौन पेपर 2, 3, 4। सोचिए बच्चे कितना काम करने की जरूरत है। सावित्री बाई फुले कहां पूछ लिया उठा करके? जिस पेपर 4 एथिक्स में पढ़ते हैं हिस्ट्री में। तो इसलिए कहने का मेरा मतलब है कहीं कुछ भी। ए से टारगेट 150, डेस्टिनी ऑफ अ नेशन। अब भैया अगर हमारा प्राइमरी एजुकेशन ऐसा है, अब इसको जरा ध्यान से समझिए। डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम। इस निबंध की अगर भूमिका लिखनी हो तो मैं लिख सकता हूं असर की रिपोर्ट और उसके निष्कर्ष, और वहां बताना कि लर्निंग आउटकम अच्छा नहीं, और फिर उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके यह रिपोर्ट प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में यह निर्धारित करती है कि राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप का निर्माण उसकी कक्षाओं में बेहतर नहीं हो रहा है। एक कहानी नेगेटिव, एक कहानी पॉजिटिव, कि आज भारत की कक्षाओं से निकले हुए व्यक्ति न केवल भारत में बेहतर नेतृत्व दे रहे हैं, अपितु विश्व की बड़ी बड़ी संस्थाओं, गूगल, मेटा, ये सब, इनकी भी लीडरशिप इनके हाथ में। तो राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप का निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है। आप यहां पर रिपोर्ट प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में यह निर्धारित करती है कि राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप का निर्माण उसकी कक्षाओं में बेहतर नहीं हो रहा है। एक कहानी नेगेटिव, एक कहानी पॉजिटिव, कि आज भारत की कक्षाओं से निकले हुए व्यक्ति न केवल भारत में बेहतर नेतृत्व दे रहे हैं, अपितु विश्व की बड़ी बड़ी संस्थाओं, गूगल, मेटा, ये सब, इनकी भी लीडरशिप इनके हाथ में। तो राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप का निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है। आप यहां पर डालेंगे, और इसमें बहुत से पार्ट, लेकिन हम प्राइमरी एजुकेशन पर आज बातचीत करने जा रहे हैं। फिर देखिए 2019 में प्राथमिक शिक्षा की अगर उपेक्षा है तो भारत के पिछड़ेपन का कारण। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन यही तो कहते हैं कि हमें कैपेबिलिटी डेवलप करनी, लोगों की क्षमता विकसित करनी। कैसे होगा? जब उनको हम बेहतर एजुकेशन देंगे, और एजुकेशन क्या, लर्निंग आउटकम वाला। बट आज का हमारा एजुकेशन लर्निंग आउटकम वाला नहीं है, और अगर लर्निंग आउटकम नहीं तो आपको अच्छे से पता है रोजगार बिल्कुल भी नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, आईआईटीएन भी जिस पैकेज पे मैं जॉब में था, अभी तो कभी इसको ये सब मैं डिस्कस नहीं करता हूं, लेकिन ट्रस्ट करिए कि शायद मुझे नहीं पता होगा कि जिस पैकेज पे मैं था
और उस पैकेज पर जल्दी किसी को भी इतना मतलब इतना बड़ा पैकेज किसी आईआईटीएन को भी शायद मिलता हो। शायद की बात मैं कह रहा हूं, शायद शब्द मैंने लगाया, इंडिया की बात मैं कह रहा हूं, इनफैक्ट आईआईएम वालों को भी। तो कहने का मेरा मतलब क्या, स्किल, अगर आपके अंदर स्किल है देन आपको कोई भी अपने साथ कनेक्ट करना चाहेगा। स्किल का मतलब कि बाल की खाल निकालने की आपकी योग्यता। तो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, नहीं, मैं ये कह रहा हूं बाल की खाल। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं सरकारी स्कूल, कि मैं सरकारी स्कूल और विशुद्ध हिंदी माध्यम का स्टूडेंट रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने आप को स्किल करते हैं, अपने ऊपर वर्क करते हैं, बाल की खाल निकालना, उसी को बोलते हैं लर्निंग आउटकम। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आगे बढ़ते हैं यहां से। मॉडल ऐसे भारत में शिक्षा प्रणाली की पुनः संरचना लिखिए आप, असर की रिपोर्ट डाल दीजिए, और अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं लिख दीजिए कि भैया अब अगर हमारे यहां लर्निंग आउटकम ऐसा है तो समय आ गया है कि भारत में शिक्षा प्रणाली की पुनः संरचना होनी चाहिए। और फिर लिखिए कि इसी पुनः संरचना का हिस्सा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, आप इसको डाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है मॉडल ए से साक्षरता में अत्यंत तीव्र गति से वृद्धि हो रही, किंतु उसके अनुरूप शिक्षा का विकास नहीं हो रहा। ये भी लर्निंग आउटकम की बात कर रहा है कि साक्षर तो हम हो रहे हैं, लेकिन हम लर्निंग आउटकम के साथ अपनी साक्षरता को कनेक्ट नहीं कर पाते। तो ये महत्वपूर्ण है बच्चों, और इस हिसाब से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता। और इसीलिए मैं कहता हूं आप सभी से, जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप बस विश्वास के साथ मुझे पकड़े रहिए। आप खुद सोचिए इतने कितना मजबूत होने के बाद इतना बड़ा पैकेज छोड़ने, मैंने क्यों छोड़ा? आप लोग इन सब विषयों पर, मेरी आदत नहीं अपने बारे में कुछ इस टाइप की बात करने की। इतना बड़ा पैकेज क्यों छोड़ा बच्चे? क्योंकि मुझे पता है मैं भयानक रूप से रिजल्ट कर सकता हूं, मतलब भयंकर कर सकता हूं, एक दो नहीं, लेकिन वही है कि भी डेडिकेटेड होकर के काम करने का मौका नहीं मिला था। तो आप एकदम लगिए और देखिए, इसी 24 में प्रीलिम्स निकालिए, 25 में निकालिए, कितना रिजल्ट अपन करेंगे। ये जो मेहनत हो रही है, ये जो कंटेंट है, ये सब दिमाग के अंदर भसे पड़े। आंसर राइटिंग कराऊंगा, यही मजा आएगा। ये सब अब होने जा रहा, अभी तक हो नहीं पा रहा था। इतिहास ऑप्शनल मेरा इतना स्ट्रांग है, मैं कभी उसमें हाथ ही नहीं डाल पाया पिछले 4-5 सालों में। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, अगर हम जुट करके लगेंगे तो हम इतिहास बना सकते हैं, और आपके पास इतिहास बनाने का मौका है। याद रखिएगा, आपके पास, यानी खासकर जो भी सरकारी स्कूल हिंदी मीडियम के बच्चे, रीजनल मीडियम, आपके पास इतिहास बनाने का मौका है। हमारी 100 में से 25, 30, 35, ठीक है, संभव है, ये कहीं से भी असंभव नहीं। प्रीलिम्स ऑब्वियस है, सामाजिक क्षेत्र और सारी बातें। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया। अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चों कुछ फैक्ट्स हैं जो आप पढ़ेंगे, जिसके बारे में मैं स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रयास किए गए, एडिटोरियल यहीं से स्टार्ट हुआ। तो 1990 के बाद, याद रखिएगा, यानी हम कह सकते हैं प्राइमरी एजुकेशन पर अच्छा फोकस किया गया। यहां पर एक फैक्ट, 1990 में अंतरराष्ट्रीय साक्षरता वर्ष मनाया जा रहा था, और उसी समय थाईलैंड के जोमाटियन में एक सम्मेलन हुआ, और इसी जोमाटियन सम्मेलन में शिक्षा पर विश्व घोषणा संपूर्ण विश्व के सामने रखी, यानी कह सकते हैं शिक्षा पर एक विश्व घोषणा हमारे सामने आई। और इस विश्व घोषणा में यह लक्ष्य रखा गया था कि सभी बच्चे, पूरे विश्व के सभी बच्चों को स्कूल लेकर के जाना, यानी हम कह सकते हैं चलो स्कूल। यह पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेरे प्यारे बच्चों शिक्षा को सार्वभौमिक, यानी सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने पर जोर देता है। और यह जो सम्मेलन था, यह यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएनडीपी और विश्व बैंक के नेतृत्व में हुआ था। तो पहली बार ये बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहल हुई थी। अब आप कहेंगे सर ये टॉपिक यहां क्यों दे रहे हैं, हमें ये क्यों पढ़ना है? तो आपको कहेंगे भैया, जब आप इस निबंध को लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य और शिक्षा की उपेक्षा 2019 वाला, तो भाई प्राथमिक शिक्षा के बारे में आप लिखेंगे और आप कहेंगे कि इसको, प्राथमिक शिक्षा को यूनिवर्सलाइज भारत ने भी किया है, 86 अमेंडमेंट एक्ट, और उसके बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, उसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम ला करके। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए जो हमने प्रयास किया है कि सार्वभौमिक शिक्षा का आदर्श हम प्राप्त करें, उसकी जड़ कहां है? निबंधों में ये सारी चीजें लिखनी पड़ती है। मैंने ये कंटेंट इसलिए दिया है जिससे कि आप इन सब निबंधों में, या मतलब ऐसे में कहीं पर भी उसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी जीएस से अलग तरकीब अपनानी पड़ती है, याद रखें। फिर इसके बाद बताया गया कि 1990 के सम्मेलन से पहले 1987 में राजस्थान में दूर दराज के गांव में शिक्षकों की अनुपस्थिति से निपटने के लिए स्कूलों में ही शिक्षाकर्मी परियोजना शुरू की गई थी कि भाई हम स्कूलों में अगर संख्या कम है तो आसपास के जगहों से क्या कर सके, यानी शिक्षक तैयार कर सके। इसके साथ बिहार शिक्षा परियोजना 1990 के दशक की शुरुआत में की गई थी, और इसमें भी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर ध्यान देना एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके अलावा 1992 में राजस्थान में लोक जुम्बिश या सभी के लिए शिक्षा के लिए जन आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें नवाचारों पर जोर देते हुए नागरिक समाज की साझेदारी के माध्यम से स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए काम करने की शपथ ली गई। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में फैसला सुनाया। इस केस को भी याद रखिएगा कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार केंद्रीय और मौलिक है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य था प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता का सार्वभौमिकरण और उसमें बेहतर परिवर्तन। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया, और इसका लक्ष्य था प्रारंभिक शिक्षा सभी तक पहुंचे, आप देख सकते हैं।
और इसके अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म पर भी यानी शिक्षा आधारभूत संरचना पर के सुधार पर भी बातचीत की गई थी। फिर आगे क्या हुआ, शिक्षा का अधिकार भारत में एक मौलिक अधिकार है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निहित है। यह अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। 2002 में भारतीय संविधान में 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A को प्रवेश कराया गया था और इसी के माध्यम से शिक्षा हमारा एक मौलिक अधिकार बना। अब इसके बाद आता है अगला कि बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 में लाया गया, यानी जो ये व्यवस्था आई उसको कानूनी रूप से सब तक पहुंचाने के लिए यह प्रयास हुआ और जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। यानी 1990 में जो एक पहल हुई थी उसकी परिणति आप देख सकते हैं इस रूप में हमारे सामने आई। यह 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित हुआ और 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए एजुकेशन पर, खासकर प्राइमरी एजुकेशन पर अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं। आज भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति क्या है बच्चे, पूरा डेटा जरा देखिएगा। तो जो पहला पॉइंट दिया गया नेशनल सैंपल सर्वे का डेटा देते हुए कहा गया है कि अगर हम नेशनल सैंपल सर्वे का 1986 से 87 का डेटा देखते हैं तो हमें पता लगता है कि 69.23% यानी लगभग 70% 6 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं ने कभी प्राथमिक विद्यालय में दाखिला नहीं लिया, यानी महिलाओं का दाखिला प्राथमिक विद्यालयों में नहीं था, आप देख सकते हैं। बट अगर हम 2014-15 में अगर हम 71 राउंड नेशनल सैंपल सर्वे का देखें तो लड़के और लड़कियां ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बराबर से स्कूलों में एनरोलमेंट प्राप्त कर पा रहे, यानी हमने एनरोलमेंट के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है जो पहले नहीं था, जरा याद रखिएगा। यानी अब लड़के और लड़कियां समान रूप से स्कूलों में एनरोलमेंट अपना करा रहे हैं, ये हमारी एक उपलब्धि है। लेकिन उस उपलब्धि के साथ चुनौती आपके सामने आ गई, यानी असर 2005 से गैर सरकारी संगठन प्रथम एक रिपोर्ट निकालता है और आप देख सकते हैं यहां से जो ये मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, यहां साफ लिखा हुआ है कि लर्निंग आउटकम की तो बात ही छोड़ो, यानी 14 से 18 वर्ष के लगभग 4 में से एक बच्चा, 4 में से अभी भी अपनी क्षेत्रीय भाषा रीजनल लैंग्वेज में कक्षा 2 के स्तर का पाठ धारा प्रवाह नहीं पढ़ सकता। आप देख सकते हैं आधे से ज्यादा बच्चे जिन पर सर्वे किया गया वो भाग या गुणा नहीं कर सकते हैं। लगभग 57% लोग अंग्रेजी के वाक्य पढ़ सकते हैं, इनमें से 73% से ज्यादा इसका मतलब भी बता सकते हैं, बाकी वाले नहीं पढ़ सकते और ना ही मतलब बता सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारी बातें। तो आज के भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति लेखक के अनुसार सीखने के परिणाम प्रदान करने में विफल रहा है, याद रखिएगा। यानी लर्निंग आउटकम, नामांकन अच्छा है लेकिन लर्निंग आउटकम अच्छा नहीं, यानी जो हम पढ़ रहे हैं उस पढ़े हुए को हम अपने जीवन में उपयोग नहीं कर पा रहे। यानी अगर मान लीजिए आप किसान हैं, सिंपल सी बात है, अगर आप एक किसान हैं और आप प्राइमरी स्कूल से पढ़े हैं, 10th तक पढ़े हैं सरकारी स्कूल से, तो आप अगर खेती कर रहे हैं तो भी जो आपने 10th तक पढ़ा है, 12वीं तक पढ़ा इनफैक्ट, वो भी अपने यहां पर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। मेरे एक स्टूडेंट है, मैं उनका नाम आपके सामने 1 मिनट रखना चाहूंगा, 1 मिनट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे एक याद आया और ये हमारी पेड क्लास में जो बच्चे भी होंगे एक बार बताएंगे। ये आर्मी में है, इनका नाम मैं आपके सामने रखता हूं, भगवान बस मिल जाओ बच्चे, 1 मिनट, क्योंकि मैंने इनकी फोटो खींच ली थी जब ये कमेंट कर रहे थे। अरे भैया मिल जाओ बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है इनका यार, आपके सामने इनकी बात को रखना। वीडियो बनाया था क्या? तो ये आर्मी में है और ये कह रहे थे, हाँ इनका नाम है शुभम पांडे, डिफेंस सर्विसेज में है ये पूरा वीडियो भी मेरे पास पड़ा हुआ, एक बार आपको दिखाता हूं। ये हमारे पेड क्लास में है, ये आर्मी से हैं, ये शुभम पांडे नाम है और इन्होंने लिखा हुआ था कि सर मैंने आपके IQIP से, यानी आपने IQIP वाले सेशन में जो एग्रीकल्चर पर ढेर सारे लेक्चर लिए हैं उसमें मैंने कुछ और इनोवेट करके, जरा ध्यान से मैं आपको बताऊं, इन्होंने कहा कि हमने अपनी माई फैमिली इनकम, आई एम नॉट इन ग्रुप सर, विद हेल्प ऑफ योर IQIP कॉन्सेप्ट I implemented it in agriculture sector and increased my family income in huge level. मतलब सर आई थिंक इफ इन इंडिया लाइक यू, ऐसा वैसा उन्होंने लिखा, वो सब अलग बात है। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने जो एग्रीकल्चर में हम लोगों ने बातचीत की है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, मैंने अक्सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर काफी चर्चा की कि वो होनी चाहिए और इन्होंने वही किया कि उनके अपने आसपास जो भी इनके रिश्तेदार नातेदार, मतलब सबके खेत को एक किया और उसके बाद इन्होंने ज्यादा पैदा किया और सबकी इनकम बढ़ी और इनकी भी इनकम बढ़ी। तो मेरा कहने का मतलब है लर्निंग आउटकम का मतलब यही होता है कि अगर आपको बताया गया कि भाई भारत में जोतों का खंडन, विखंडन और उपखंडन है, ऐसा, अब इसमें कैसे आप फसल पैदा करेंगे और लाभ कमाएंगे, क्यों ना अगर इनको एक साथ जोड़ दिया जाए और जोड़ करके इसमें अगर हम फसल कुछ भी पैदा करते हैं और खासकर कैश क्रॉप यानी नकदी फसल, तो स्वाभाविक है हम अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। यही उन्होंने किया, इस हिसाब से काम करने की आवश्यकता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और विश्व बैंक की स्टडी भी यही कहती है, विश्व बैंक की स्टडी भी हमारे यहां यही कहती है। और वो क्या कहती है कि हमने स्कूली शिक्षा में सुधार किया है लेकिन अभी भी सीखने के परिणाम एक बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने मौजूद है। अब आइए देखें क्या क्या चुनौतियां हैं सीखने के परिणाम की। तो अब ये सब मैं बताऊंगा नहीं। पुअर टीचिंग क्वालिटी, देखिए शिक्षण की निम्न गुणवत्ता, नहीं आज भी A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, यही चल रहा है, ये चले। लेकिन एप्पल के साथ साथ धीरे 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 हम क्या सिखाएंगे, भाई इस सेब को हम कैसे पैदा कर सकते हैं, कैसे हम एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना सकते हैं, यानी एग्रीकल्चर हम कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, हमें स्टार्टिंग से ही बच्चों को सिखाना चाहिए।
धीरे 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 तो शिक्षण की निम्न गुणवत्ता है। कई शिक्षक विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त प्रशिक्षण और शैक्षणिक कौशल की कमी रखते हैं। अब आप देख सकते हैं इसके अलावा टीचर क्या करते हैं, स्कूलों में उपस्थित नहीं रहते, सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग का मतलब कि हम आ जाएंगे, तुम संभाल लेना। और अब यहां पर कोई टीचर होंगे तो आपको नाराज होकर के मुझे कमेंट करने की आवश्यकता नहीं, मैं टीचर का ही लड़का और मैं खुद भी टीचर, मेरे अंदर भी कमी है, ऐसा नहीं। तो मैं यहां पर किसी के ऊपर व्यक्तिगत नहीं, बच्चा ये आपको आंसर में लिखना है, क्योंकि एक आध बार कुछ बच्चे दुखी होकर एक लंबा सा भेद दिए सारा प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बोलते हैं और हमारे सामने ये काम ये काम ये काम ये काम हर काम हमें ही करना पड़ता है। इसको आप ऐसा समझ भेजा करिए उससे, ठीक है। आपको क्या करने की आवश्यकता है, आपको इन सब पॉइंट को लिखने की आवश्यकता है और इन सबको, क्योंकि शिक्षक अनुपस्थिति की उच्च दर सीखने की निरंतरता को बाधित करती है, रटने पर अधिक जोर और आलोचनात्मक सोच व वैचारिक समझ की कमी गहरी सीख को बाधित करती है। यानी रोट लर्निंग पर फोकस है, रट लो। बच्चे खड़ा कर दिया, छोटा से बड़ा से, छोटी से बड़ी से, रट रहा सब बच्चा जोर जोर से, ठीक है। तो रोट लर्निंग ओवर क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल का मतलब ये कि जो पढ़े हो उसको कैसे यूज किया जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्राइमरी एजुकेशन में क्लास 5th में जब बच्चा पहुंचे, मैं 4 तक की बात कर रहा हूं, 5 में वो समझदार हो जाता है। अगर वो 5वीं क्लास में है तो क्या हम उसको गांव में जो भी जहां पर भी खेती हो रही है, रबी खरीफ और जायद तीनों फसलों के समय, क्या उसे हम खेतों की यात्रा नहीं करा सकते? प्रैक्टिकल नॉलेज ध्यान से समझिएगा, मैं सरकारी स्कूलों की बात अभी कर रहा हूं जो गांव में है। क्या अगर वहां पर कोई भी एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटी हो रही है, यानी कृषि की सहायक गतिविधियां हो रही हैं, जैसे वानिकी, मत्स्य, पशुपालन, कुक्कुट, तो क्या हम वहां पर इन्हें टहला नहीं सकते कि देखो ये कुक्कुट पालन है और इससे अंडा और इस अंडे से कितनी कमाई हो सकती है? धीरे धीरे हम बच्चों के मन को बदल रहे हैं और फिर 6, 7, 8, 9 इसी प्रकार से चीजों को हम आगे बढ़ा। इसी को कहा गया क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करना एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या कि अगर हम भारत का राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत किसी भी बच्चे को उठा करके आप पूछे, इंक्लूडिंग हमारे बच्चे भी जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भी पढ़ रहे हैं वो, ठीक है ना, अगर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के अंदर जो एसेंस छुपा हुआ, सार छुपा, पूछे नहीं बता पाई। मैंने अपनी बेटी से पूछा, नहीं बता पाई। वो याद है जनगण मंगल आगे की तरफ, बट उसके अंदर की जो मीनिंग है वो नहीं याद है, चूंकि रटा दिया गया है तो बच्चों को याद है। वंदे मातरम, इस वंदे मातरम के अंदर का एसेंस क्या वो नहीं पता है, समझ रहे? तो मैंने फिर सिखाया, सिखाने की कोशिश में लगा रहता हूं कि बेटा ऐसा नहीं, इसको ऐसे बोलो। तो मेरा कहने का मतलब है रोट लर्निंग। हम क्रिटिकल थिंकिंग एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल मतलब जैसे किसी भी चीज को हमने पढ़ा तो उसकी समझ अच्छी हो, फिर उसको हम यूज कर सके, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, याद रखें। क्यों ऐसा होता है कि जो भी फॉरेन मिनिस्टर आज तक के रहे हैं, आप जरा निकाल करके सबका डेटा देखिएगा, आज गूगल करके, सब खानदानी लोग रहे हैं, सब खानदानी लोग। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है उन्हीं के स्कूलों में क्रिटिकल थिंकिंग और उनकी पेरेंटिंग, उनका परिवेश उनको तैयार कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सुषमा स्वराज जी को छोड़ करके। दूसरा आता है इनएडिक्वेट, दूसरा है अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, यानी स्कूलों में पीने का साफ पानी, शौचालय और पुस्तकालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ना पसंद करते हैं कि नहीं करते? क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि आप खुद कहते हैं सर थोड़ा माहौल मिलता है। इनफैक्ट मैं मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर की बात नहीं कर रहा हूं, छोटे छोटे शहरों कस्बों में भी लाइब्रेरी का कल्चर जिंदा हो गया। आप मुझे बताएं प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए, 10th तक के बच्चों के लिए क्या हम बेहतर लाइब्रेरीज बना पा रहे हैं सरकारी स्कूलों में? जरा विचार कीजिए। पीने का साफ पानी, शौचालय, हालांकि शौचालय की समस्या का समाधान आहिस्ते आहिस्ते हो रहा है, लेकिन वहां अस्वच्छता इतनी है, यानी सफाई नहीं। और इसके साथ साथ एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे में टीचर सभी बच्चों पर पर्सनली ध्यान नहीं दे पा रहा है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर सभी बच्चों पर पर्सनली ध्यान नहीं दे पा रहा है तो इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? ऐसा तो नहीं कि हम केवल समझ, इसका सोल्यूशन यही है कि प्राइमरी स्कूल में भी मेंटोरशिप की संकल्पना को जिंदा करने की आवश्यकता है। वह मेंटोरशिप कौन देगा? उसी पंचायत का एक पढ़ा लिखा कोई ग्रेजुएट, कोई 10th और 12th में साइंस में बेहतर, मैथ में, इंग्लिश में बेहतर परफॉर्म करने वाला लड़का या लड़की। मिनिमम कुछ पैसों में सरकार ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कर सकती है, जैसे शिक्षाकर्मी, शिक्षा मित्र, पता नहीं क्या क्या, वैसे ही इस प्रकार की व्यवस्था। लेकिन इसमें प्रधान की चॉइस ना हो, इसमें उसी बच्चे को मिले जो एक्चुअल में उस पंचायत में सबसे मेधावी हो और वह स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो। यह मेंटोरशिप दी जा सकती। कुछ स्कूलों में शिक्षकों को एक साथ कई ग्रेड के छात्रों को पढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। नहीं, स्कूल में टीचर ही नहीं है तो समस्या, एक बेचारा कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 सबको पढ़ा रहा है, जिससे स्वाभाविक है जो इंस्ट्रक्शन, क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन है। क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब कि भाई क्लास 1 वाले को कैसे पढ़ाना, 2 वाले को कैसे पढ़ाना, 3 वाले को, सबका अलग तरीका है ना, सारा तरीका मिक्स हो जाता है। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तीसरा होता है सामाजिक आर्थिक कारक, यानी सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है पॉवर्टी, गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है बच्चे। अब इसको मैं थोड़ा यहां पर रोकूंगा आपको कि अभी हम प्राथमिक शिक्षा में लर्निंग आउटकम बेहतर नहीं है, उसके पीछे की क्या रीजन है। तीसरा आता है सामाजिक आर्थिक कारक। अगर एक परिवार में गरीबी है, उसका बच्चा स्कूल में क्या बेहतर आउटकम ले पाएगा? नहीं, क्योंकि उस छोटे से बच्चे के मस्तिष्क में उसके परिवार की परिस्थितियां हमेशा घूमती रहेंगी। उसके घर का जो एटमॉस्फेयर है एजुकेशन सपोर्टिव बिल्कुल भी नहीं होगा अगर वो गरीब है। तो गरीब अक्सर बच्चों को स्कूल जाने के बजाय काम करने के लिए मजबूर, गरीबी अक्सर बच्चों को स्कूल जाने के बजाय काम करने के लिए मजबूर करती है, जिससे स्कूल छोड़ने की दर बढ़ जाती है। इसके साथ गरीब बच्चों में कुपोषण होता है, माल न्यूट्रिशन, और आपको अच्छे से पता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, बच्चा वेस्टेड है, स्टंटेड है, तो उसका लर्निंग आउटकम कमजोर होगा। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जो सरकार है, जो पहला इनका कार्यकाल था, उसमें एक इकोनॉमिक सर्वे आया था। उस इकोनॉमिक सर्वे का एक चैप्टर था मां और शिशु। आप उठा करके सर्च मारिए, मां और शिशु, उसमें साफ यही रिसर्च कराया गया था कि अगर कुपोषित
बच्चा है, बेस्टेड है, स्टंटेड है, तो स्वाभाविक उसका लर्निंग आउटकम, यानी उसके सर का आकार, उसकी शरीर की ग्रोथ, वो सब कमजोर थी, लर्निंग आउटकम उसका अच्छा होगा नहीं। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में लड़कियों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है और लड़कों की तुलना में उनके स्कूल जाने की संभावना कम होती जाती है, तो सामाजिक आर्थिक कारक हो गया। चौथा हो गया लैंग्वेज बैरियर, यानी भाषा अवरोध। आप देख सकते शिक्षा की भाषा और बच्चे की मातृभाषा के बीच असमानता समझ और सीखने में बाधा डालती है। अब मान लीजिए बच्चे के घर में भोजपुरी भाषा का जबरदस्त प्रचलन है और उसे एजुकेशन खड़ी हिंदी में मिल रहा है, कैसे वो उसको अडॉप्ट कर पाएगा, आप स्वयं विचार कीजिए। तो ये चीज है, अगर उसके घर में हिंदी का वातावरण है और इंग्लिश का इस्तेमाल हो रहा है, किस प्रकार से उसके साथ कनेक्ट कर पाएगा। अगला आता है आकलन और मूल्यांकन, यानी असेसमेंट एंड इवोल्यूशन। परीक्षा के अंकों पर अधिक जोर और सीखने के परिणामों के समग्र मूल्यांकन की कमी गहरी समझ को हतोत्साहित करती है। शासन और नीतिगत मुद्दे, यानी गवर्नेंस। शिक्षकों और स्कूल प्रशासकों की जवाबदेही की कमी से आत्मसंतुष्टि और निम्न प्रदर्शन को बढ़ावा मिलता है। भाई अकाउंटेबिलिटी के लिए कुछ निर्धारित ही नहीं। भारत में किसी भी अध्यापक के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी है, तो जब अकाउंटेबिलिटी है नहीं तो हम आजाद है, सिंपल सी बात है, जैसे मर्जी वैसे पढ़ाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा भ्रष्टाचार भी है और जिसके कारण से इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है। माता पिता की भागीदारी का अभाव है। कई माता पिता विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक नहीं है और अपने बच्चों को पर्याप्त समर्थन देने में असफल रहते हैं। और वो क्यों है? ऐसा नहीं माता पिता गलत है, चूंकि उन्होंने भी जब कोशिश की थी तो उनको कुछ समझ में आया नहीं। जिस प्रकार की हमारी अध्यापन की प्रक्रिया समझ में आया, उन्होंने सोचा यार काम ही करना है तो चलो करो। और उनको ये भी पता है कि जो लोग इन स्कूलों से निकले वो भी कुछ अच्छा नहीं कर पाए, तो स्वाभाविक माता पिता कहते हैं कि तुम आकर के काम करो। तो ये 7 पॉइंट हैं जो महत्वपूर्ण है भारत में प्राथमिक शिक्षा में सीखने के परिणाम की चुनौतियों की दृष्टि से। और इन 7 को बदलने का जो लक्ष्य है अमर्त्य सेन ने कैपेबिलिटी अप्रोच में रखा है। तो ये हो गया माता पिता की भागीदारी। शिशु को खिलाने वाले हाथ, अगर शिशु को खिलाने वाले हाथ ऐसे हैं तो स्वाभाविक शिशु कमजोर होगा। प्रोसेस ऑफ डिप्रीविएशन कैसे समाप्त होगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये जो 7 चुनौतियां जिसके कारण से हिंदुस्तान में लर्निंग आउटकम कम है, क्या जीएस पेपर 1 में जो आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत में अगर निर्धनता समाप्त करना है, गरीबी का उन्मूलन करना है, तो प्रोसेस ऑफ डिप्रीविएशन को समाप्त करना पड़ेगा। तो वंचितता के चक्र को आप कैसे तोड़ पाएंगे अगर शिक्षा नहीं है? ध्यान से समझिए। तो माता पिता अगर शिक्षित नहीं है तो अपनी अगली पीढ़ी को, यहां वही लिखा हुआ, कई माता पिता विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक नहीं है, अपने बच्चों को पर्याप्त समर्थन देने में असफल रहते हैं। एक पीढ़ी शिक्षित नहीं है तो वह शिक्षा की उपयोगिता पता नहीं, अगली पीढ़ी ये भी वैसे होगी, ये भी। और अगर वो शिक्षित नहीं है तो स्वाभाविक है समाज में बेहतर भूमिका निभा नहीं पाएंगे। 100 रुपए का रोजगार करेंगे जबकि आवश्यकता है 200 रुपए के रोजगार की, तो वह कमजोर मानव संसाधन होंगे और उनकी पीढ़ियां लगातार कमजोर ही बनी रहेंगी और प्रोसेस ऑफ डिप्रीविएशन ऐसे ही चलता रहेगा। अब आता है क्या कहने की आवश्यकता। लेखक कहते हैं कि सीखने की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए और उसके लिए एक व्यापक अप्रोच होनी चाहिए। तो टीचर की क्वालिटी यानी शिक्षक गुणवत्ता में सुधार किया जाए, इंप्रूविंग टीचर क्वालिटी। अब आप बताइए ये कैसे होगा? मेरे पास इसका सलूशन है। शिक्षक गुणवत्ता में सुधार कैसे हो सकता है? आप विश्वास करिए, इंडिया के जो पॉपुलर टीचर हैं, ठीक है, जैसे मैं अगर मैथ की बात करूं तो बहुत से टीचर हैं जो यूट्यूब पर धमाका कर रहे हैं, यानी बहुत से हैं, उसमें किसी एक का नाम लेना उचित नहीं, यानी धमाके मतलब वो लोग बहुत ज्यादा पैसे भी कमा रहे हैं और बहुत अच्छे से भाई कमाई से, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। तो क्या उन सबको मेंटोर बना करके सरकार इसका सलूशन ढूंढ नहीं सकती और उनको ये जिम्मेदारी दे कि आप अपने अंदर भी मेंटोर तैयार कीजिए? यानी आप ही मत रहिए, आपकी जिम्मेदारी अलग है भाई, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप अपने अंदर मेंटोर तैयार कीजिए। और उसके बाद, और हर टीचर के पास कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो उसके बिल्कुल इक्वल होते हैं, अगर उनको मौका मिलेगा तो बेहतर करेंगे। तो इंप्रूविंग टीचर क्वालिटी, शिक्षक गुणवत्ता, जो सक्सेसफुल है मैथ में, जो इंग्लिश में, ठीक है ना, या जो अन्य सेक्टर्स में है, इनको मेंटोर्स के रूप में नियुक्त किया जाए तो शिक्षक गुणवत्ता में सुधार तभी हो पाएगा। अदरवाइज ट्रेनिंग कैसे कर पाएंगे जब इनके एग्जांपल्स जाएंगे? और आज के ऑनलाइन के युग में ये संभव है कि जैसे मैथ के मान लीजिए कोई एक बड़े टीचर हो गए, जैसे अभी राकेश यादव जी हैं या अभिनव जी हैं, मान लीजिए इन लोगों का एक वीडियो हो और वो पूरे देश के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में प्रसारित हो कि भाई देखो मैथ ये है, ऐसे 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 ऐसे, बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आएगा, सरकार इनका रिकॉर्ड करा सकती है, इनको सम्मान दे करके, जोड़ करके, इस प्रकार के। ऐसे इंग्लिश के, ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट के और भी बहुत से लोग हैं। मैं ठीक है, अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करिए। इंफ्रास्ट्रक्चर आप मुझे बताइए, अगर इंटरैक्टिव पैनल प्राइमरी स्कूलों में लग जाए तो क्या बुराई है? जिस पैनल पे मैं पढ़ा रहा हूं, क्या सरकार प्राइमरी स्कूलों में ये पैनल नहीं लगा सकती? क्यों नहीं लगा सकती भाई? 100% ऐसे पैनल्स की आवश्यकता है, स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए, टेक्नोलॉजी वाली क्लासेस बनाइए, बच्चे आए और उनको थोड़े समय के लिए गाना वाना भी दिखाइए, जिससे वो स्कूल की तरफ अट्रैक्ट हो गया। चलो सलमान खान का गाना भी चलता है कभी कभी बीच बीच में, ये कराइए। खेल, उनको स्पोर्ट्स दिखाइए, ओलंपिक होने वाले हैं, उनको स्पोर्ट्स दिखाइए, 2020 वर्ल्ड कप हो रहा है वो दिखाइए। और इस पैनल पर सब संभव है, यानी आप टीवी भी देखिए और उसके साथ साथ अध्यापन भी कराइए। सामाजिक आर्थिक मुद्दों को संबोधित करना, यानी बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और शिक्षा के महत्व के बारे में माता पिता के बीच जागरूकता पैदा करना। इसके अलावा बहुभाषी शिक्षा, यानी जो शिक्षा है वह बहुभाषी होनी चाहिए और खासकर मातृभाषा में शिक्षा को आगे बढ़ावा देना चाहिए, जैसा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी अपने अंदर धारण करती है। मूल्यांकन में सुधार, रटने की बजाय वैचारिक समझ और आलोचनात्मक सोच कौशल का आकलन करने पर ध्यान केंद्रित करना। सामुदायिक भागीदारी, यानी स्कूल प्रशासन और गतिविधियों में माता पिता और समुदाय की सक्रिय भागीदारी। समुदाय मतलब जो आपका समाज होता है उसकी भागीदारी। इसके अलावा मजबूत शासन, मतलब जवाबदेही तंत्र को विकसित किया जाए जिससे कि स्कूल जवाबदेह बने। अब आता है कि ये जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का जो समाधान हमने बताया, क्या इन समाधानों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 धारण करती है प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में? जी हां, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 5+3+3+4 की एक नई जो है
पाठ्यचर्या संरचना हमारे सामने रखता है, जिसमें 3 से 18 वर्ष की आयु को शामिल किया गया, यानी प्री नर्सरी से 18 वर्ष तक। पहले 5 साल 3 से 8 की उम्र, इसका उद्देश्य भाई हम बुनियादी शिक्षा पर फोकस करें। उसके बाद 3 साल प्रारंभिक चरण 8 से 11, 3 साल मध्य चरण 11 से 14 की उम्र, और 4 साल माध्यमिक यानी 14 से 18 पर केंद्रित हो। अब उससे भी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का फोकस क्या है, यानी यह केवल रटने पर और ज्ञान के किसी एक आयाम पर फोकस नहीं करती। यह नीति कला, संगीत, शिल्प, खेल और व्यावसायिक कौशल, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जैसे विषयों को पाठ्यक्रम में एकीकृत करके सीखने के लिए एक बहुविषयक दृष्टिकोण को, मल्टी डिसिप्लिन अप्रोच को बढ़ावा देती है। यानी देख सकते हैं एक साथ आप सब करिए। आप देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण। अगर हम गांव में जितने भी स्कूल हैं, मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूं, यहां पर लिखिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी ये फोकस होना चाहिए था कि 10वीं और 12वीं के सिलेबस में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक अलग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एक अलग विषय के रूप में शामिल करनी चाहिए। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आप उसमें ऑप्शन रख सकते हैं, या मैं कहूं कि जैसे होता है आर्ट साइड, साइंस साइड, ठीक है, कॉमर्स, वैसे ही एक एग्रीकल्चर का अलग से रखवाई, स्वाभाविक है, ठीक है। हालांकि बड़े स्तर पर मैं 10th और 12th की बात कर रहा हूं। तो जो बच्चे एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट रखते हैं उनको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर की नई नई जो विधाएं आ रही हैं उन सब के बारे में परिचित कराइए। स्थानीय स्तर पर अगर एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट हो गया, आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ी समस्या, रोजगार और जीडीपी के बीच का जो अंतर संबंध है, जो कमजोर है, उस समस्या का समाधान यहां पर मौजूद है। लोगों की इनकम बढ़ेगी। लोग कौन होते हैं? हाउस होल्ड होते हैं, यह डिमांड करेंगे इकोनॉमी में, और जीडीपी भी हमारी बढ़ेगी, याद रखिएगा। और यह जो एजुकेशन है, एक्सपीरियंस लर्निंग यानी अनुभवात्मक शिक्षा पर जोर देता है, जहां एक्टिविटी कराई जाती हैं छात्रों के द्वारा, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज, वो सारी बातें लिखी हुई हैं। नीति रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर देती है, आप देख सकते हैं, यानी क्रिएटिविटी आपको सिखाई जाए, इस बात पर यह फोकस करती है। इसका उद्देश्य स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को भी बढ़ावा देना, यानी हम स्वयं अपना, यानी बच्चा अपना मूल्यांकन करे, उसके दोस्त भी उसकी कॉपी देखें कि इसमें क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, यानी एक प्रकार से बेहतर इंटरेक्शन के माध्यम से शिक्षा को आगे ले जाया जाए, यह इसका लक्ष्य है। शिक्षकों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षक शिक्षा पर यह ध्यान केंद्रित करती है, और निरंतर व्यावसायिक विकास की आवश्यकता पर, यानी कि टीचर की एक बार अच्छी स्किल ट्रेनिंग हो जाए और लगातार फिर वो अप स्किल रीस्किल किया जाता रहे, याद रखेगा। तो ये सारी बातें कहती है। फिर यह इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की बात भी करती है, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं की श्रृंखला बनाने की बात करती है, टेक्नोलॉजी का उपयोग हो और इसके माध्यम से क्वालिटी एजुकेशन तक सभी की पहुंच सुनिश्चित हो, इस पर बात होनी चाहिए, याद। इसके साथ साथ जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए भी एक समावेशी शिक्षा की बात यह करती है, और इसके माध्यम से आप अपनी बातें कह सकते हैं, यानी पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। सबसे